हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन। फर्स्ट लॉ एनालिसिस क्या बोलता है? एनर्जी neither be created nor be destroyed, only it can transform one form of energy into another form। एनर्जी को हम ना ही बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ओके, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को हम आईसी इंजन में लगाएंगे। ओके, तो आईसी इंजन की अगर हम बात करें, आईसी इंजन का मतलब क्या था? इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में हमने देखा कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे कि फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, एनर्जी को हम ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमने आईसी इंजन में देखा कि हमने आईसी इंजन को हम किससे रन करते हैं? फ्यूल से, बाय फ्यूल। और फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। ओके, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इन सब में कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी। ओके, तो ये है केमिकल एनर्जी। आपकी जो है केमिकल एनर्जी, इस केमिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं? हीट एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। हीट एनर्जी में केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होती है? आपको पूरी प्रोसेस पता है कि फोर स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क कर सकता है, करता है। टू स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क कर सकता है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, आपको उसकी वर्किंग पता है। ओके, उसमें हम फ्यूल को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग, ओके, और बाय कंप्रेसिंग द फ्यूल। ओके, या तो स्पार्क प्लग की हेल्प से हम फ्यूल को बर्न करते हैं, या फिर कंप्रेस करके फ्यूल को इंजेक्ट करके हम फ्यूल को बर्न करते हैं। तो फ्यूल के पास जो कैलोरीफिक वैल्यू है, उस कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये है कि 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर कितनी अमाउंट में हीट निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ओके, मतलब इतनी उसके पास केमिकल एनर्जी है। ओके, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, और यही जो हीट एनर्जी होती है, ये पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाती है, और ये हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, हीट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल मैकेनिकल वर्क। ओके, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। ओके, तो हमने ये देखा कि एनर्जी को हमने नहीं बनाया और ना ही खत्म किया, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने उसको क्या किया? कन्वर्ट किया। जैसे कि ये केमिकल एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी किससे आई? फ्यूल से आई। ओके, फ्यूल के पास जो एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और यही हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ की क्या बात है? फर्स्ट लॉ हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट लॉ में हमने बोला कि एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। तो ये जो हीट एनर्जी है, क्या ये पूरी की पूरी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुई? नहीं, ये पूरी की पूरी हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई। इवन केमिकल एनर्जी पूरी की पूरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई। तो आप ये देख रहे हैं कि जब ये पूरी कन्वर्ट नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं तो जा रही होगी। ओके, यही फर्स्ट लॉ एनालिसिस है कि हम ये देखेंगे कि कितनी एनर्जी आपने इनिशियली ली और फाइनली कितनी एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो हम एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, आपका 4 स्ट्रोक या डीजल इंजन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, इसको आप मान लीजिए ये 4 स्ट्रोक इंजन है। ओके, ये 4 स्ट्रोक इंजन है, यहां पर लगा हुआ है स्पार्क प्लग। ओके, क्या है यहाँ पर? स्पार्क प्लग। यहाँ पर इनलेट वाल्व है, और यहाँ पर क्या है? आउटलेट वाल्व। आउटलेट वाल्व। ओके, ये है फ्यूल। ओके, फ्यूल मतलब पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर है। ओके, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। ओके, अब देखिए, इनिशियली हमारे पास कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी थी। जो हमने फ्यूल लिया, इस फ्यूल के पास फर्स्ट इनिशियल एनर्जी की हम बात करें, केमिकल एनर्जी की। ओके, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो केमिकल एनर्जी में मान के चलिए हमने m kg फ्यूल को बर्न किया। कितना? m kg फ्यूल को।
ओके, तो m इज इक्वल टू हमने बोला मास ऑफ द फ्यूल, मास ऑफ द फ्यूल बर्न। ओके, जितना फ्यूल आप कंबशन चेंबर के अंदर बर्न कर रहे हैं उसका मास हमने कितना मान लिया, m। ओके, और इसके पास कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, CV क्या है यहाँ पर, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ओके, कैलोरीफिक कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल होती है किलो जूल पर केजी में, किसमें, किलो जूल पर केजी में। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, पेट्रोल और डीजल की लगभग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कितनी होती है, 43,000 समथिंग, 43,600 समथिंग उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल होती है। ओके, तो अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 43,600 किलो जूल पर केजी। ओके, किलो जूल पर केजी, इतनी एनर्जी होगी पेट्रोल के पास। ओके, या डीजल के पास इतनी एनर्जी होगी। इसका मतलब क्या है कि 1 kg पेट्रोल को बर्न करने पर, 1 kg पेट्रोल को कंबशन चेंबर के अंदर बर्न करने पर कितनी एनर्जी निकलेगी, 43,600 किलो जूल हीट एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, लिबरेट होगी। ओके, 1 kg पेट्रोल को बर्न करने पर 43,600 किलो जूल हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बोलते हैं। ये पर केजी में वैल्यू है। मान के चलिए कि आपने कंबशन चेंबर के अंदर m kg फ्यूल लिया है। ओके, तो टोटल हीट कितनी जनरेट हुई, ओके, हीट जनरेटेड, heat generated due to combustion of fuel, combustion of fuel। ओके, कितनी, मास मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू, कितनी जनरेट होगी, मास मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इतनी हीट एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। ओके, अब देखिए ये आपके पास आइडियल कंडीशन है कि इतनी एनर्जी जनरेट होनी चाहिए और इतनी ही एनर्जी पिस्टन के पास जानी चाहिए। यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी हम सीखने वाले हैं। वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शनल पावर, ओके, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। आईपी का मतलब क्या है, इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड पावर। बीपी का क्या मतलब है, ब्रेक पावर, ब्रेक पावर। ओके, एफपी का मतलब क्या है, फ्रिक्शनल पावर। ओके, ईटा एम का मतलब क्या है, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। ओके, बीएसएफसी, बीएसएफसी का मतलब क्या है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ओके, आईएसएफसी क्या है, आईएसएफसी है इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इंडिकेटेड। इतने सारे टर्मिनोलॉजी हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। ओके, आप ध्यान से समझते जाइएगा तो आपको एक बार में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो हीट जनरेट कितनी हुई, अगर हमने m kg फ्यूल को लिया और उसको कंबशन चेंबर के अंदर बर्न किया तो कितनी एनर्जी जनरेट हुई, मास मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इतनी एनर्जी लिबरेट हुई। ओके, यहां पर स्पार्क देने के बाद हमने फ्यूल को लिया, एयर के साथ मिक्स किया कार्बोरेटर के अंदर, कार्बोरेटर के अंदर मिक्स करके उसको कंबशन चेंबर के अंदर लेकर आए, कंबशन चेंबर के अंदर लेके आने के बाद उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसमें स्पार्क दिया तो फ्यूल बर्न होने लगा। ओके, हमें यह मालूम है कि 1 kg अगर फ्यूल बर्न होगा तो इतनी एनर्जी लिबरेट होगी, और अगर m kg फ्यूल बर्न होगा
तो कितनी एनर्जी लिबरेट हुई होगी? मास मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। अब सवाल यह है कि क्या जितनी एनर्जी लिबरेट हुई वो पूरी की पूरी एनर्जी पिस्टन को पुश करने में यूज हुई, या ये क्वेश्चन है कि मास मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इतनी एनर्जी जनरेट हुई, क्या इतनी पूरी एनर्जी ने पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया? अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि ये मास मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल आपके पास आ गया 1000 या 2000 किलो जूल। इतनी एनर्जी लिबरेट हुई। ये एनर्जी, क्या ये 2000 पूरा का पूरा पिस्टन के पास जा रहा है? क्या ये पूरी एनर्जी पिस्टन के को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए यूज हो रही है? क्योंकि कंप्रेशन के बाद क्या होता है? एक्सपांशन। एक्सपांशन में ही आपको वर्क मिलता है जिससे कि आपकी बाइक या कार आगे की तरफ जाती है। ये 2000 किलो जूल एनर्जी जो निकली, ये पूरी की पूरी पिस्टन के पास नहीं जाती, तो फिर कहां जाएगी, कितनी जाएगी, वो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होगी? अब देखिए, ध्यान समझिएगा बात। 2000 किलो जूल एनर्जी जो लिबरेट हुई, ये पिस्टन में पूरी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करने में यूज नहीं होती। कुछ पार्ट इसमें यूज होता है, कुछ पार्ट हीट के फॉर्म में क्या होता है? लॉस हो जाता है। ओके, देखिए 2000 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हुई, कुछ एनर्जी लॉस हो गई हीट ट्रांसफर के थ्रू। बाहर आप देख रहे हैं कि ये सिलेंडर है। ओके, ये पूरा क्या है? एक सिलेंडर है, और ये आपका कंबशन चैम्बर है। ओके, आपको मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, इसमें कोई हवाबाजी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है ये प्रैक्टिकली हो रहा है आपके सिलेंडर, आपके इंजन सिलेंडर के साथ। आपके जो आप बाइक चला रहे हैं, जो आप स्कूटी चला रहे हैं, उन सब में ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बाहर जो इसका शेप होता है सिलेंडर के बाहर, वो शेप परफेक्ट सर्कुलर सिलेंडर आपको दिखाई नहीं देता, अजीब सा दिखता है। थोड़ा सा इस तरह से फिन्स बाहर की तरफ निकली हुई होती है, इस तरह से फिन्स बाहर की तरफ, ऐसा बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ओके, इस तरह से आपका इंजन सिलेंडर होता है। इनको कहा जाता है फिन्स। क्या कहा जाता है इनको? फिन्स। ओके, फिन्स का काम क्या है? फिन्स का काम ये है कि हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ा देना। अब भैया, हीट ट्रांसफर रेट को क्यों बढ़ा रहे हैं आप? जब आप चाह रहे हैं कि 2000 किलो जूल पूरा का पूरा पिस्टन के पास आ जाए, तो हम जानबूझ के हीट क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं बाहर? इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं कि जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, जितना टेम्परेचर कंबशन चैम्बर के अंदर बना है, ओके, उतना टेम्परेचर हो सकता है कि पिस्टन की मेटलर्जिकल कंडीशन को रीच कर जाए और आपका पिस्टन क्या हो जाए? एक्सपांड हो जाए। मटेरियल की टेम्परेचर लिमिट से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए, तो पिस्टन क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा, और पिस्टन आपका सीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत कम होता है। पिस्टन और सिलेंडर के बीच में मार्जिन बहुत ही कम होता है। जरा सा भी एक्सपांशन होगा तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। इसलिए हम इंटेंशनली हीट को क्या करते हैं? बाहर ट्रांसफर करते हैं, कूलिंग देते हैं। ओके, कूलिंग हम इंटेंशनली देते हैं। कूलिंग का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो कूलिंग में आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, कूलिंग दो तरह की होती है, एयर कूलिंग सिस्टम और लिक्विड कूलिंग सिस्टम। जो लाइट इंजन होते हैं, ओके, जैसे कि बाइक का इंजन हुआ, स्कूटी का इंजन हुआ, इसमें जो कूलिंग अरेंजमेंट दिया जाता है, ये कूलिंग अरेंजमेंट एयर कूल्ड इंजन होता है। ओके, एयर कूल्ड इंजन, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, हवा खुद ब खुद आके इंजन से टकरा रही है, तो खुद ब खुद इंजन क्या हो रहा है? कूल हो रहा है, उसको एयर कूल्ड सिस्टम कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए आप फिन्स प्रोवाइड कर देते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। ओके, जब हम 4th यूनिट पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम डिटेल में बात करेंगे कि इंजन कूलिंग सिस्टम क्या होता है। ओके, तो जो 2000 किलोजूल हीट निकली फ्यूल के बर्न होने के बाद, कुछ तो लॉस हो गई, हीट ट्रांसफर हो गया बाहर, सराउंडिंग्स में चली गई, कुछ बाहर चली गई, और कुछ कहां चली गई? जब पूरा वर्क आपको मिल गया और एग्जॉस्ट गैसेस साइलेंसर से बाहर आ गई। ओके, एग्जॉस्ट गैसेस जो बाहर आ रही हैं, आप साइलेंसर में अपना हाथ टच करके देखिएगा, अभी भी उस एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर क्या है? हाई है। ओके, अभी भी वहां पर टेम्परेचर हाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास जो एनर्जी है वो कहां से आई? वो वहीं से आई जो स्टार्टिंग में जनरेट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जॉस्ट गैस के पास जो एनर्जी एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ निकल रही है, वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई है, वो एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है? लॉस हो रही है।
इससे क्लियर कट समझ में आ गया हमें कि 2000 किलोजूल जो एनर्जी निकली वो पूरा का पूरा पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए यूज नहीं हो रही, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर के फॉर्म में लॉस हो रहा है। ओके, तो m मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ c, इसमें से अगर मैं हीट ट्रांसफर लॉस, हीट लॉस ये अगर मैं माइनस कर दूं हीट लॉस को, ओके, m मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल में से अगर मैं हीट लॉस माइनस कर दूं, हीट लॉस, ओके, ये हीट लॉस क्या है, हीट लॉस या तो सिलेंडर की वॉल से हुआ होगा बाहर की तरफ, ओके, या फिर एग्जॉस्ट गैसेस के फॉर्म में लॉस हुआ होगा, रेडिएशन से हीट ट्रांसफर हुआ होगा, इसका वॉल्व जो है इनलेट और आउटलेट वॉल्व वो गर्म हो गया होगा, उससे हीट ट्रांसफर हो गया होगा। ओके, तो हीट लॉस अगर मैं माइनस कर दूं तो जो एनर्जी मुझे मिलेगी यही एनर्जी पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर आ रही है, और इस एनर्जी का नाम क्या होता है, इंडिकेटेड पावर। क्या नाम होता है, इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर क्या होती है, ये वो पावर या वो एनर्जी होती है जो पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड पावर बोलते हैं। इंडिकेटेड या इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी भी एक टर्म आता है, जैसे कि मैकेनिकल एफिशिएंसी है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी है, उसी तरह से मैकेनिकल एफिशिएंसी भी होती है, हम एक एक करके देखेंगे। ओके, इंडिकेटेड पावर का मतलब क्या है कि जो एनर्जी लिबरेट हुई फ्यूल को बर्न करने के बाद, उसमें से अगर आपने हीट लॉस को माइनस कर दिया तो जो पावर बची उसको हमने क्या बोला, इंडिकेटेड पावर बोला। अब इंडिकेटेड पावर इसका मतलब क्या है, अगर आप नंबर्स में बात करें तो नंबर्स में अगर मैं बात करूं कि देखिए 2000 आपको दिया गया था, 2000 में से आपने बोला कि देखिए 500 तो लॉस हो गया। अब ये 500 कहां कहां लॉस हो गया, कुछ सिलेंडर के वॉल से हीट बाहर निकल गई, ओके, कुछ सिलेंडर की वॉल से हीट क्या हो गई, बाहर निकल गई, कुछ एग्जॉस्ट गैसेस जो कन्वर्ट नहीं हो पाई मैकेनिकल वर्क में, जो एग्जॉस्ट गैसेस के फॉर्म में बाहर चली गई, वो भी इंक्लूड है इसमें। मैंने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद कितना आया, 1500। ये जो एनर्जी है यही पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का दे रही है और पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो ये जो पावर है जो पिस्टन को नीचे की तरफ लेकर आ रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटेड पावर बोल रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट, अब हमें समझ में आ गया कि इंडिकेटेड पावर का मतलब क्या है। ओके, नाउ पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, पिस्टन के पास जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, ये पूरा फर्स्ट लॉ चल रहा है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, अब ये पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, पिस्टन के पास एनर्जी आ गई, ओके, पिस्टन के पास पावर आ गई, पिस्टन ने अपनी पावर को क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के थ्रू किसके पास पहुंचाया, क्रैंक के पास पहुंचाया। आप डायनेमिक्स ऑफ मशीन पढ़ेंगे, डो पढ़ेंगे, तो आप फोर्सेस की एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से फोर्स यहां से होता हुआ क्रैंक के पास जाता है। ओके, वहां पर सारी डिटेल है। ओके, नाउ क्रैंक शाफ्ट के पास आया, क्रैंक शाफ्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, उससे फ्लाई व्हील कनेक्टेड है। ओके, आप ये देख रहे हैं कि पिस्टन के पास जो एनर्जी आई वो फाइनली जो आउटपुट आपको मिला, क्या वो सेम है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन मैंने आपसे ये बोला कि देखिए 1500 ये तो आपकी इनिशियल एनर्जी थी, ये 1500 आपका क्या है, इंडिकेटेड पावर है। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिकेटेड पावर ही आपको फाइनल आउटपुट दे रही है, मतलब 1500 ही क्या आपको आउटपुट मिल रहा है, क्या जो आप बाइक चला रहे हैं वो 1500 आउटपुट के साथ चला रहे हैं, सवाल ये है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि पिस्टन के साथ बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स जुड़े हुए हैं। ओके, आपको पिस्टन से डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल रही है, वो कनेक्टिंग रॉड के पास जा रही है वो पावर, और कनेक्टिंग रॉड ट्रांसफर कर रहा है किसको, क्रैंक को, क्रैंक से जुड़ी हुई है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई है बियरिंग्स, बियरिंग्स के बाद फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, गियर बॉक्स, सब कुछ सीरीज में कनेक्टेड है। उसके बाद लास्ट में आपका क्या लगा होगा, व्हील। ओके, व्हील लगा है जो रोटेट कर रहा है। तो जो पावर आ रही है वो पिस्टन से होती हुई कई मैकेनिकल पार्ट से गुजर रही है। अब सारे मैकेनिकल पार्ट्स या तो रोटेटिंग है, मूविंग है, कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इनके बीच में क्या जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन। और उसी फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेशन। ओके, अब लुब्रिकेशन पे भी आपका टॉपिक है, यूनिट है, यूनिट नंबर 4, जिसमें कि हम डिफरेंट लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे कि इंजन में कितने टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं। ओके, तो लुब्रिकेशन हम प्रोवाइड करते हैं कैसे कि आप जाते हैं हर 6 मंथ में या हर 3 या 4 मंथ में आप लुब्रिकेटिंग ऑयल को चेंज करवाते हैं। ओके, तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल कर क्या रहा होता है, जो मैकेनिकल पार्ट्स जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है इनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, उस फ्रिक्शन को आप क्या कर रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं।
तो हमने देखा कि 1500 जो आपके पास एनर्जी आई, ये पिस्टन से होती हुई, कनेक्टिंग रॉड से होती हुई किसके पास आ गई? क्रैंकशाफ्ट के पास आ गई, और इस क्रैंकशाफ्ट से वो आगे की तरफ गई फ्लाईव्हील, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और आपका गियर बॉक्स से होती है, फाइनली आपकी व्हील के पास आ गई। ओके, तो क्या ये 1500 ही आपका फाइनल आउटपुट होगा? क्या यही आपको आउटपुट मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, इसमें से कुछ लॉस हो गया। वो लॉस क्यों हो गया? इंडिकेटेड पावर से अगर मैं लॉस को माइनस कर दूं, और वो लॉस क्या है? मैंने आपको बताया कि एनर्जी को खत्म नहीं कर सकती है, वो डेफिनेटली किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ओके, वो फॉर्म क्या था? फ्रिक्शनल एनर्जी। ओके, वो फॉर्म क्या था कि कनेक्टिंग रॉड क्रैंक आपस में जुड़ी हुई है, क्रैंक बियरिंग में सपोर्टेड है। ओके, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हो रहा है। उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो पावर यूज हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन में जो एनर्जी लॉस हुई, उस लॉस को हमने क्या बोल दिया? फ्रिक्शनल पावर। ओके, क्या बोल दिया? फ्रिक्शनल पावर। अब ये फ्रिक्शनल पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब कुछ नहीं है, इससे कोई पावर नहीं मिल रही है आपको। मतलब ये है कि एनर्जी जो लॉस हुआ, जिसको आप पावर में कन्वर्ट कर सकते थे, इस टर्म्स में हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी जो लॉस हो गई, जो फ्रिक्शन में लॉस हो गई, वो कितने पावर के इक्विवेलेंट है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शनल पावर बोल रहे हैं। ओके, तो इंडिकेटेड पावर से अगर मैं फ्रिक्शनल पावर को माइनस कर दूं, तो जो मुझे पावर मिलेगी यही आपका फाइनल आउटपुट होगी। अगर आप कोई बाइक या कार खरीदने जाते हैं, तो आपको जो फाइनल स्पेसिफिकेशन में जो आउटपुट दिखाता है, ओके, वो ब्रेक पावर ही दिखाता है। क्या दिखाता है? ब्रेक पावर ही लिखा होता है। ओके, तो ये ब्रेक पावर क्या है? इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शनल पावर। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि इंडिकेटेड पावर क्या है, ओके, ब्रेक पावर क्या है, फ्रिक्शनल पावर क्या है। ओके, फ्रिक्शनल पावर का मतलब जो मैकेनिकल पार्ट्स एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, जिससे कि जो पावर लॉस हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शनल पावर बोल रहे हैं। ओके, नाउ तीनों बात आपको समझ में आ गई कि इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शनल पावर क्या होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि थर्मल इफिशियंसीज क्या होती है, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसीज क्या होती है, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी क्या होती है, मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, और इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है। देखिए, आगे बात करते हैं। हमने अभी तक क्या देख लिया है कि इंडिकेटेड पावर क्या होती है। इंडिकेटेड पावर में हमने ये देखा कि मास मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल में अगर हम हीट लॉस को माइनस कर दें, हीट लॉस को, तो ये इंडिकेटेड पावर होती है। ब्रेक पावर का क्या मतलब है? ब्रेक पावर का मतलब ये है कि इंडिकेटेड पावर में से अगर मैं फ्रिक्शन को माइनस कर दूं, तो वो क्या निकल जाएगी मेरे पास? ब्रेक पावर। ओके, फ्रिक्शन लॉस जो होता है, उसको अगर हम पावर में कन्वर्ट करें, ओके, फ्रिक्शनल लॉस इक्वलेंट टू पावर, इक्वलेंट टू पावर। ओके, ये बातें हमने समझ ली है कि इनका मतलब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक थर्मल या इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। ओके, इंडिकेटेड इंडिकेटेड थर्मल थर्मल इफिशियंसी, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। ओके, इसको हम आईपी से शो करेंगे। इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान से। इसमें अगर आप भूल जाएं तो आप इस तरह से कंसेप्ट वाइज याद रख सकते हैं। ओके, देखिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, आपका यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये इनलेट और आउटलेट वाल्व है। ओके, आउटलेट वाल्व है और ये इनलेट वाल्व। ओके, यहाँ पर हमने फ्यूल को बर्न किया। जब आपने फ्यूल को बर्न किया और उसके बाद जो एनर्जी पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करके लेकर आ रही है, वो अलग अलग है। ओके, तो इनपुट क्या है इंडिकेटेड पावर के लिए? मास मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ये आपके लिए इनपुट है। और आउटपुट क्या है? आउटपुट इंडिकेटेड पावर है। ओके, तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाई मास मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इंपॉर्टेंट है ये। ओके, मास मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटेड पावर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्रेक पावर। ओके, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करने के दूसरे फॉर्मूले भी होते हैं, उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिकेटेड पावर को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेक पावर, ब्रेक पावर आपने देखी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी, सॉरी ब्रेक पावर, पावर नहीं है वो, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। ओके, ब्रेक
थर्मल इफिशिएंसी। ओके, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी है। ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, इनपुट क्या है? जितना फ्यूल बर्न हुआ वो आपका इनपुट है, जितनी एनर्जी लिबरेट हुई। ओके, तो इनपुट है आपका मास मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। आउटपुट क्या है? आउटपुट है आपका ब्रेक पावर। ओके, इसको हम बोलेंगे ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। क्या बोलेंगे? ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। नेक्स्ट है मैकेनिकल इफिशिएंसी। मैकेनिकल इफिशिएंसी। ओके, इन सब फॉर्मूले पे बेस्ड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ओके, मैकेनिकल इफिशिएंसी। मैकेनिकल इफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आपको पिस्टन के पास कितना इनपुट मिला और बाहर आपको आउटपुट कितना मिला। तो जो लॉस हो गया वो फ्रिक्शन में लॉस हो गया। तो मैकेनिकल इफिशिएंसी का मतलब ये कि जो फ्रिक्शन में लॉस हो गया आपको इक्वल नहीं मिलेगा। ओके, इंडिकेटेड पावर आपको पिस्टन के एंड पे मिल रही है और बाहर आपको व्हील के एंड पे मिल रही है क्या? ब्रेक पावर। ओके, तो इनपुट क्या हो गया? इनपुट हो गया आपको इंडिकेटेड पावर, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? ब्रेक पावर। ओके, तो ये आपके पास हो गई मैकेनिकल इफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ओके, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जिसको हम बोलते हैं BSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है BSFC। ओके, BSFC, BP ये सब कैलकुलेट किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये क्लेम किया कि आपने एक नया फ्यूल बनाया है जो कि आपके पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है या डीजल को रिप्लेस कर सकता है, तो हम कौन से पैरामीटर से कंपेयर करने वाले हैं? अपने नॉर्मल कन्वेंशनल डीजल इंजन या कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन को और जो आपने फ्यूल बनाया है उसको। तो कौन से पैरामीटर हम कंपेयर करेंगे जिससे हम ये पता लगाएंगे कि आपने जो क्लेम किया है वो सही है या नहीं, या इफिशिएंसी कितनी है। तो इस तरह से अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो आप इन्हीं पैरामीटर्स को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इन्हीं पैरामीटर्स की एनालिसिस होती है कि ब्रेक पावर कितनी होगी, इंडिकेटेड पावर कितनी होगी, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा। ओके, तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का मतलब क्या है? ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का मतलब ये है कि 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर कितनी पावर आपको मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है केजी पर किलोवाट आवर। केजी पर किलोवाट आवर। ओके, केजी पर किलोवाट आवर का मतलब मास ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर। ओके, मास ऑफ फ्यूल की यूनिट क्या होगी? केजी पर आवर। ओके, केजी पर आवर। और ब्रेक पावर की यूनिट क्या है? किलो वॉट। तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ओके, 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर आपके इंजन में कितनी पावर जनरेट हुई उसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बोल रहे हैं। ओके, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर BSFC कम है, ओके, BSFC कम है तो वो अच्छा है आपके इंजन के लिए। ओके, क्योंकि कम फ्यूल कंज्यूम हो रहा है सेम किलोवाट पावर के लिए। ओके, पर किलोवाट पावर अगर आपको जनरेट कर रही है और कम फ्यूल कंज्यूम हो रहा है तो डेफिनेटली आपका इंजन अच्छा माना जाएगा। ओके, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। यहाँ पर जो ब्रेक पावर होती है वो ब्रेक पावर आप डायनामोमीटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने BME में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने डिफरेंट टाइप्स के डायनामोमीटर पढ़े हैं। ओके, रोप ब्रेक डायनामोमीटर, ओके, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिक डायनामोमीटर, कई टाइप के डायनामोमीटर पढ़े हैं। तो इंजन की पावर को कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2π×60। ओके, उससे भी आप ब्रेक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ब्रेक पावर का मतलब तो समझा है। फिजिकली अगर हमें कैलकुलेट करना है कि आपके इंजन में कितनी ब्रेक पावर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं 2π×60। ओके, 2π×60। यहां पर n क्या है? n इज द RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, t क्या है? यहां पर टॉर्क। t क्या है? टॉर्क। तो n क्या है? n स्पीड है जो कि आप टेकोमीटर से नाप सकते हैं। ओके,
टेकोमीटर की हेल्प से आप नाप सकते हैं। अगर आप आईसी इंजन पढ़ रहे हैं तो आईसी इंजन में आपके पास प्रैक्टिकल भी होंगे। प्रैक्टिकल में आप क्या करते हैं, ब्रेक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इंजन अगर रोटेट कर रहा है तो टेकोमीटर से आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। टी को फाइंड आउट करने के लिए आप डायनामोमीटर की हेल्प ले सकते हैं। टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए आप डायनामोमीटर की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपका ब्रेक पावर आ जाएगा। ओके, और सीधे एचपी में निकालना है और केजी की हेल्प से निकालना है, कितना लोड आपने केजी में लगाया, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है WN/2000, उससे के आपका एचपी में निकलेगा। ओके, तो एन और टी का हम लिख देते हैं यहाँ पर कि एन क्या है, यहाँ पर आरपीएम, एन है आरपीएम, और टी क्या है यहाँ पर, टॉर्क। ओके, टॉर्क किसमें होगा, किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर में। ओके, एन क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट। बीएसएफसी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जितना बीएसएफसी कम होगा उतना इंजन के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। आईएसएफसी की बात करते हैं, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, आईएसएफसी। ओके, यही सिमिलर नेम है, ब्रेक की जगह इंडिकेटेड आ जाएगा। इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या है, सिंपल वही है कि मास ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर की जगह क्या आ जाएगा, इंडिकेटेड पावर। ओके, ये सब पैरामीटर है जिससे कि इंजन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये सारे पैरामीटर से इंजन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि आपका इंजन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और किसी दो इंजन को आप अगर कंपेयर करना है तो इन्हीं पैरामीटर्स की हेल्प ली जाती है। ओके, तो इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। ओके, केजी पर किलोवाट आवर, केजी पर किलोवाट आवर। ओके, तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस इन आईसी इंजन। इसमें हमने ये देखा कि अगर कोई एनर्जी जनरेट हो रही है कंबशन चैम्बर में फ्यूल को बर्न करने के बाद, तो वो एनर्जी कहाँ कहाँ किस किस फॉर्मेट में जा रही है। ओके, किसी को हम बोल देते हैं कि वो इंडिकेटेड पावर है, पिस्टन के पास आ गई मैकेनिकल पावर है, जो लॉस हो गई वो फ्रिक्शनल पावर है, हीट लॉस में चली गई। ओके, इस तरह से हमने फर्स्ट लॉ एनालिसिस करी और हर पॉइंट की एनर्जी को हमने देखा और उससे हमने कुछ फॉर्मूलेस निकाले। ये फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, कुछ हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल देखेंगे इन्हीं ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर पे बेस्ड। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।